तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस काउंटर में। और आज हम लोग चले हैं क्लास 9 का चैप्टर मोशन, जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोग एक वीडियो बना चुके हैं, है ना, जिसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था क्या क्या डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, और उसके बिहाफ पे डिस्टेंस टाइम के हम लोगों ने 6 ग्राफ को स्टडी किया था। लास्ट में हमने कुछ क्वेश्चंस ड्रॉप किए थे, एक्सेलरेशन को छोड़ दिया था कि एक्सेलरेशन क्या होते हैं, और रिटार्डेशन, बेसिकली नेगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन में क्या अंतर होता है। तो वन बाय वन हम टर्म्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? डिपेंड्स। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। इफ v is the final velocity and u is the initial velocity, if there is a graph of vt graph, right? So if a body have already a initial velocity u, okay, now final velocity be v. So if a body perform an acceleration, so there will be must increment in their speed. उसकी बॉडी में स्पीड जरूर चेंज होगा, बढ़ेगा अगर एक्सेलरेशन हो रहा है। सो क्या होगा कि अगर u है एट फाइनल एक्सेलरेशन इट इज v, राइट? सो वी हैव सपोज दैट इट टेक्स t टाइम टू रीच हियर, ओके? सो व्हाट वी हैव द स्लोप। व्हाट इज स्लोप? स्लोप आप लोग 9th क्लास में हो, आप लोग के 9th में एक ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन आ जाएगा। तो जो यहाँ पर स्लोप होता है वही हमारा एक्सेलरेशन का। वीटी ग्राफ में अगर कोई वेलोसिटी इंक्रीज कर रही, कोई बॉडी एक्सेलरेशन कर रही है, तो हम लोग क्या करेंगे? स्लोप निकालेंगे, और स्लोप यहाँ पर बोलते हैं एक्सेलरेशन को, ठीक है? तो स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है tan थीटा, यानी कि tan थीटा का मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एक टर्म आपको बताता हूं, अगर कोई एक ये ट्राइंगल है और हमने इस एंगल की बात करी, तो इस एंगल की बात करते हैं और इस एंगल को लेते हैं 5, ये थीटा, ये 5। तो थीटा के रिस्पेक्ट में अगर इस एंगल के लिए बात कर रहे हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर, इसको बोलेंगे बेस, ठीक है? और अगर इस एंगल के लिए बात करेंगे तो इसको बोलेंगे हम लोग, इसके लिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है? तो यानी कि एंगल के ठीक सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं, और जिसपे खड़ा होता है एंगल वो होता है बेस। बाकी एक साइड जो बचती है वो दोनों केस में हाइपोटेन्यूस रहती है, ठीक है? आपने बोला ये एंगल क्यों नहीं लिया? क्योंकि 90 डिग्री एंगल था। 90 डिग्री एंगल में हम लोग एक एंगल 90 वाला छोड़ के रखते हैं, बाकी दो लेते हैं। तो यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया और एक वर्टिकल बना दिया, ठीक है? हॉरिजॉन्टल टी टाइम है और ये जो वर्टिकल है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस स्लोप होता है tan थीटा की वैल्यू। स्लोप इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन टी। ये कितना हुआ भाई? ये पूरा v था, ये इतना u था, इतना कितना बचा? v माइनस u। कितना टाइम लगा? t टाइम, यहां से लेके यहां तक में v माइनस u अपॉन टी। अब यहां से हमने क्या कर लिया? at इज इक्वल टू v माइनस u और v इक्वल टू u प्लस at। तो ये हमारा आ गया एक्सेलरेशन। ये होती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, उसमें पहली हमें मिल गई, ठीक? अब जब एक्सेलरेशन की बात कर ही रहे हैं तो हम थोड़ा सा एक टर्म आपको समझा देते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, ये 3 पॉइंट है। कौन कौन से? एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। आमतौर पर कई बुक्स में लिखा होता है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन बोलते हैं, ठीक है? बात थोड़ी समझ में आती है, लेकिन क्या हर नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन होता है? मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ। क्वेश्चन ये देता हूँ कि सपोज कर लिए कि आप लोग दौड़ रहे हैं बहुत, उसमें एक यहाँ से एक इनिशियल स्टार्टिंग और ये फिनिशिंग पॉइंट है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक दौड़ना है, यहाँ से लेके यहाँ दौड़ना। आप 10 लोग 100 लोग एक साथ दौड़ रहे थे। एकाएक क्या हुआ कि मतलब अगर कार चल रहा या खुद भी दौड़ रहे थे, अचानक में क्या हो गया? एक बंदा क्या हुआ, वापस और तेजी दौड़ रहा था, लेकिन वो रास्ता भूल गया। रास्ता भूल के वापस पीछे की ओर आ गया, लेकिन उसको लग रहा था कि वो फिनिश पॉइंट की तरफ जा रहा है, ठीक है? वो भूल गया कि वो फिनिश पॉइंट उस साइड है। वो और तेजी से दौड़ रहा है, और तेज दौड़ रहा है, तो अपनी इनिशियल स्पीड से फाइनल स्पीड को और अच्छी तरह से कर रहा है। तो उसके लिए वो एक्सेलरेशन है। लेकिन दूसरे के लिए क्या हो रहा है कि वो वापस अपने पॉइंट पर आ रहा है, वापस पीछे आ रहा है, ठीक है? तो उसकी वेलोसिटी अगर वेक्टर डायरेक्शन को उसमें इंक्लूड कर देते हैं, तो सब इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, सब इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन ये यहां से आने के बाद ये हो गया, और कंस्टेंटली वो भी अपनी वेलोसिटी को बढ़ा रहा है। तो अगर बढ़ा रहा है तो एक्सेलरेशन हो रहा है, लेकिन बैक साइड पे हो रहा है, यानी कि अपोजिट साइड में हो रहा है, तो इसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलेंगे, ठीक है?
तो एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये टॉपिक क्लियर हुआ आपको कि नहीं हुआ? कंफर्म? ओके। नेगेटिव एक्सेलरेशन अगर पता चल गया तो अब बात करते हैं रिटार्डेशन की, क्योंकि रिटार्डेशन के तौर पर आपको हमेशा ये लिखा था इफ अ बॉडी कम्स टू रेस्ट इज कॉल्ड रिटार्डेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। तो क्या यहाँ पर बॉडी रेस्ट पर आ रही थी? नहीं आ रही थी। अरे फिनिश पॉइंट तो बाद में है उसके लिए भी जो उस गलत डायरेक्शन में आ रहा था, लेकिन वो उस समय तो क्या कर रहा था? वो दौड़े जा रहा था, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा था। ठीक है, तो क्या वो बॉडी रेस्ट पे जा रही थी? नहीं, वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रही थी, फिर भी वो नेगेटिव एक्सेलरेशन था। और यहाँ पर क्या? रिटार्डेशन। तो ये टाइम था आपको समझाने का कि नेगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन दोनों में अंतर होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया हमारा एक टर्म जो मैंने लास्ट टाइम छोड़ के रखा था, आप लोग से कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अब अगर हम लोगों ने ये कर लिया है तो नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट एक पॉइंट हम लोग समझ लेते हैं। उस पॉइंट का नाम है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन, इफ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इफ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये तो बात हो गई चैप्टर में जो लाइन लिखी हुई है वही मैंने उठा के पढ़ दिया, लेकिन समझते हैं इसको अपन लोग कि होता क्या, क्योंकि फिजिक्स समझाने वाली है। तो बात हम लोग ये कर लेते हैं कि सपोज कर लिए मैं इस समय अभी कानपुर में हूँ, कानपुर से लखनऊ, ठीक, लखनऊ से इलाहाबाद, इलाहाबाद से गोरखपुर, इलाहाबाद से वाराणसी, वाराणसी से गोरखपुर, एक मैंने पीक बना लिया। कानपुर से लखनऊ लगभग 100 किलोमीटर, वहां से इलाहाबाद 150 किलोमीटर, वहां से वाराणसी 200 किलोमीटर, उसके बाद आपका गोरखपुर जो है वो भी 200 किलोमीटर के आसपास होगा। तो हमने क्या किया, हमने सारे डिस्टेंस को बोला कि हमने कानपुर भी पहुंच गए। ठीक है, पहले कानपुर पहुंचे, फिर उसके बाद ये पहुंचे, फिर उसके बाद ये पहुंचे, फिर उसके बाद ये। तो ये पॉइंट रहा हमारा कानपुर वाला, ये पॉइंट रहा हमारा लखनऊ का, ये पॉइंट रहा हमारा इलाहाबाद का, और ये बात रहा वाराणसी का, उसके बाद गोरखपुर। तो हम देख रहे टाइम उतना ही हम ले रहे हैं, टाइम हम उतना ही ले रहे हैं, बट क्या हो रहा है कि जहां पहले इतने डिस्टेंस, अब हमने इतना डिस्टेंस, यानी ये ग्राफ बढ़ गया, पहले इतना, फिर ये, अब ये इससे भी बढ़ गया, अब ये इससे भी बढ़ गया, यानी कि हम अनइक्वल डिस्टेंस हमारी बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये वेलोसिटी जब जब बढ़ेगी, आपकी स्पीड जब बढ़ेगी, तो वो एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। ठीक है, अगर वेलोसिटी घटेगी तब भी वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। अगर कोई बॉडी, अगर वो वहां से ये ऐसे आ रही है तब भी वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। इसका हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले क्लास में 6 ग्राफ 6 को स्टडी कर लिया था। ठीक है, तो अभी बात कर रहे हैं हम लोग अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है? आप कोई भी ऑब्जेक्ट है, आपने एक रस्सी फंसाई और उसके बाद घुमाना चालू कर दिया। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि आप 1 सेकंड में एक बार रिवॉल्व करते हो, हर 1 सेकंड में, तो क्या हो गया? एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। एक क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन ये है कि डज देयर बी एन एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? क्या एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक एक्सेलरेशन होता है? होता है, होता है। कैसे होता है? एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर में क्या होता है? डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन। अब हमने एक्सेलरेशन क्या होता था? चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अगर हम बात करें इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन ये, इस पॉइंट पर 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 डायरेक्शन ये। लगभग नहीं, हर एक पॉइंट पर हर एक अलग अलग डायरेक्शन होगी। हर एक पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही, भले ही मैग्नीट्यूड चेंज हो या ना हो, लेकिन उसकी डायरेक्शन में चेंजमेंट हो रही है। हेंस there will be an acceleration, right? So acceleration must be exist in uniform circular motion because there will be changing in the direction of velocity. We hope in uniform motion there will be no change in magnitude of the velocity, but there will be changement in direction of velocity. Hence, the acceleration exists. Okay. So now we are moving toward second equation of motion. हम लोगों ने first equation of motion को ग्राफ से भी देख लिया, second equation of motion को भी हम लोग ग्राफ से देखेंगे। क्या देखेंगे? एक ग्राफ बनाते हैं हम लोग फिर से। ग्राफ क्या है?
ग्राफ ये बनाया हुआ अगेन वीटी का एक ग्राफ है और ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। हमने पहले सपोज यहाँ पर कितनी है यू वेलोसिटी, यहाँ पर कितनी है वी वेलोसिटी हमने सपोज कर लिया यहाँ पर, और जो टाइम लगा है वो टोटल टाइम लगा है वो टी टाइम लगा हुआ है, राइट। सो नाउ इफ यू फाइंड आउट नेट डिस्प्लेसमेंट, कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है, तो हम लोग क्या करते हैं इसका पूरा एरिया निकालते हैं। वेलोसिटी टाइम का अगर हम एक स्लोप निकालेंगे तो क्या मिलता था एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी टाइम का अगर हम लोगों ने एरिया निकाला तो क्या मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे, और एरिया निकालने के लिए हमें एबीसी का एरिया चाहिए और एसीडीओ का भी चाहिए। तो एबीसी एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, राइट। और इसका एरिया क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, ये तो एरिया होता है इसका, ठीक है। तो यहां पर हम बोलेंगे इसका एरिया क्या हो जाएगा हाफ बीसी इंटू एसी। तो बीसी कितना है वी इतना, यू इतना, कितना बचा v माइनस यू, है ना। और अगर ये टी है तो ये भी टी होगा कि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। तो कितना होगा जब ये टी है तो ये भी टी होगा, ठीक। तो नाउ व्हाट वी हैव कि इसका एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना निकल के आ गया हमारा हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना, हाँ बेस कितना हो गया टी, हाफ इंटू टी, एरिया कितना वी माइनस यू, ठीक है। बात क्लियर है। अगर हम इसमें थोड़ा सा यहीं पर ए से टी से मल्टीप्लाई टी से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी। इसको क्या बोलते हैं v माइनस यू अपॉन टी, क्या बोलते हैं a बोलते हैं। तो क्या आ जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चा हमें क्या निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ACDO, ACDO, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा u इंटू टी, है ना। अब हमारे पास क्या हुआ टोटल एरिया, तो टोटल एरिया मतलब डिस्प्लेसमेंट, S इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, सॉरी टोटल एरिया। तो टोटल एरिया क्या करेंगे दोनों को सम कर लेना, क्या कर लेंगे यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो क्या आ गया S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, है ना। ये हो गया ग्राफिकल मेथड, समझ में आएगी नहीं आ गया पक्का। चलिए अगर आपको दूसरा तरीका भी निकालना है दूसरा तरीका भी निकाल लेते हैं। S इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है एवरेज स्पीड इंटू टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा एवरेज स्पीड इंटू टाइम, एवरेज स्पीड v प्लस यू बाई टू, है ना। ये तो होता है अगर तो आपका एवरेज आपके पास 10 रुपए है, भाई के पास 20 रुपए है, तो एवरेज मनी कितना हो गया 10 प्लस 20 बाई टू यानी कि 15 रुपए। वैसे ही यहां पर है v प्लस यू बाई टू इंटू टाइम, ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग ने v की वैल्यू रख दी, v इक्वल टू यू प्लस 80 होता है ना। तो क्या आ गया 2u प्लस 80 अपॉन 2 इंटू टी से मल्टीप्लाई कर दिया 2ut प्लस 80 स्क्वायर अपॉन 2, अलग अलग निकाल दे क्या आ गया यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, किसका s की वैल्यू फिर से आ गई। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना सिंपल, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गई, ठीक है। तो ये हमारी क्या थी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ग्राफिकल मेथड बाय मैथमेटिकल इक्वेशन, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जाता है 2 नंबर या 3 नंबर में आ सकता है चीजें, ठीक है। इतना सिंपल है कि सोच भी नहीं सकते हो। अगर टिपिकल लग रहा हो तो आप फिर से बता दो, फिर से एक बार मैं समझा दूंगा, ठीक। अब चलते हैं हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, सेम ग्राफ यही है, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोग जो s की वैल्यू थी, क्या थी वैल्यू आई थी यही AO हाफ AO प्लस AB इंटू टी, यही तो था। यानी कि हम बोल सकते हैं U प्लस V बाई टू इंटू टी, यही तो थी इक्वेशन, ठीक है। थोड़ा सा यूज करेंगे हम लोग, हमें पता था A इक्वल्स टू V माइनस यू अपॉन टी था, तो T इक्वल्स टू क्या आ जाएगा V माइनस यू अपॉन A, बोलो हाँ या ना। अगर हाँ तो T की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं U प्लस V अपॉन टू और दूसरा V माइनस यू, ठीक है। ये हमने अपॉन A कर दिया। अब ये 2A जो है वो S के पास पहुंच जाएगा, तो क्या लिख गया 2AS।
v माइनस यू v प्लस यू क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। फिर से मैं बोल रहा हूँ v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। है ना इजी? कितनी इजी है? हो सकता है शायद मेरे लिए इजी लग रही हो, आपको टिपिकल लग रही हो सकता है आपको भी इजी लग रहा हो। तो अगर आपको टिपिकल या इजी लग रहा हो तो अपने आप को कैलकुलेट करने के लिए जरूर एनसीईआरटी की एक्सरसाइज खोलिए और लगाना चालू कर दिए, ठीक है। तो जैसे आप इसके क्वेश्चंस लगाएंगे आपको समझ में आने लग जाएगा कि ये इजी था या टफ था, ठीक। और सारे क्वेश्चंस जो भी आपको पूछने हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में ये नंबर जो आ रहा है नीचे आप उस पे आप ये जरूर क्वेश्चन पूछो, ठीक, ताकि हम आपके ढेर सारे डाउट्स को सॉल्व कर पाए। एक बात और कि अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप लोग अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें, राइट। वो भी क्वेश्चंस पूछ पाएंगे और हम अच्छी से अच्छी स्टडी कर पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपने का ख्याल रखिए। धन्यवाद। Nå heier nærmer seg, spør alle hva jeg gjør da. Jeg